नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इस सीरीज़ में। ये एक प्रयास सीरीज है। इसमें बिहार बोर्ड के खास करके क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको 50% पर डे दिया जाता है, उसका आंसर कराया जाता है। फिर अगले वीडियो में उसका डिटेल सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। 50 के 50 क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। और ये ऑफलाइन भी चलती है कई सारे कोचिंग में यहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की अगर क्षमता की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है। देखिए धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। पहला का आंसर बी हो गया, ठीक है। दूसरा अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो दूसरा का आंसर ए हो गया। तीसरा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं हम अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, तो तीसरा का आंसर ए हो गया। चार क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो अवतल लेंस, देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। तो चौथा का आंसर सी हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए प्लास्टिक अगर पारदर्शी हो तो इससे ही बना सकते हैं। कांच अगर हो तो कांच से तो लेंस अक्सर बनता ही है। जल से भी लेंस बनाया जा सकता है क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं। तो मिट्टी पारदर्शी नहीं होता, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा, तो पाँच का आंसर चार हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है और दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण में है तो अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। तो सात का आंसर बी हुआ। आठ का आंसर है तो आठ का है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। आठ का आंसर बी हुआ। नौ का आंसर है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? तो हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी कि बी इसका आंसर है, अभिलंब के निकट हो गया। उसके बाद फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस का होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। 11 का बी आंसर हुआ। 12 की होते हैं एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी वक्रता रेखा की आधी होती है, यानी कि इसका होगा 12 का आंसर बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 13 की अगर हम बात करें तो 13 का हो जाएगा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दर्पण का जो उपयोग करते हैं वो है अवतल दर्पण। दर्पण की बात, लेंस की बात करें तो लेंस में अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन का कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ए 16 का आंसर हो गया ए। 17 निम्नलिखित काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। क्या होता है? सीधा। तो 17 का हो गया ए। 18 की बात करें तो 18 के लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में दो मुख्य फोकस होती है। 18 का ए आंसर हो गया। 19 की बात करें तो 19 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल, यानी कि इसका आंसर 19 का बी हो गया। 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल सी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? एक डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो किसका आंसर हो गया सी हमारा 100 सेंटीमीटर। 22 क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दर्पण और लेंस संभवतः है।
दोनों अवतल होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण में अगर हम बात करें, दर्पण में माइनस होता है किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, तो इसका बी हो गया। ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अगर अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, बीच की उपेक्षा किनारों पर मोटा। बीच की उपेक्षा क्या होता है? किनारों पर मोटा होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, एक उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आवर्धन m बराबर होता है तो इसका डी आंसर हो जाएगा v बटे u होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध 27 का ए आंसर होगा, r बराबर f बटे 2। अगला सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 29 नंबर पर क्वेश्चन है। तो 29 है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो ये होती है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। उसके बाद है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है या फिर क्या होती है? तो 30 की अगर हम बात करें तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है 31 क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल होता है बी, 31 का आंसर हुआ। 32 का आंसर की बात करें हम तो 32 हो जाएगा, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस से उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, मोतिया बिंद में। किसमें होता है? मोतिया बिंद में होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 34 का डी। ठीक है। 35 की अगर हम बात करें तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारा, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल का होता है। उसके बाद एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? साधारण प्रिज्म की बात करें तो वो 5 सतहों से घिरा होता है। उसके बाद 37 की बात करें, 36 का सी हुआ। 37 की बात करें तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो 37 का हो गया हमारा ए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है वह व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का ए। 38 की बात करें तो 38 का किसी व्यक्ति किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 का क्या होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 39 का ए, 2.3 सेंटीमीटर व्यास की अगर हम बात करें नेत्र गोलक का। उसके बाद विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल की अगर हम बात करें तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। 40 का बी। 41 सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या होती है 41 का ए, मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। 42 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस, ए आंसर करेक्ट हो। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायग्राम क्या कहलाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए, परितारिका कहलाता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? तो ये गोला दिखता है आपका चपटा, सी के जैसा। सॉरी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका बाद कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच के अपवर्तनांक की बात करें तो बैंगनी वर्ण के लिए अधिकतम है। ठीक है, 45 का सी हो गया। 46 की अगर हम बात करें तो 46 का हो जाएगा हमारा कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। देखिए ये सब किस रंग में रखेंगे, कैसा दिखेगा, इन सब का डिटेल अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल पर अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन देंगे। एक रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा लगभग 1 घंटे का, उसको आप देख लीजिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी प्रश्न में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी पता नहीं होगी, है ना। तो वेट कीजिए, शाम तक में ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 47 क्वेश्चन है। तो 47 कह रहा है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन का कोण r है, तो कोण निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो निर्गत कोण के मान की अगर हम बात करें तो कोण I जो है, यानी कि ये आपतन का कोण जो है, आपतन के कोण से हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण को ही, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं, देखिए क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब 48 क्वेश्चन कह रहा है, 47 का डी आंसर हुआ सही। उसके बाद है 48 कह रहा है कि ए एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रम मान की अगर हम बात करें तो इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 48 का आंसर हो गया ए। 49 की बात करें तो 49 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक न हो और जाने से कौन सा दृष्टि दोष? देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई है? अधिक हो गई है, तो इसका नेत्र लेंस, तो इससे कौन सा दोष होगा? तो इससे दोष होगा जरा दूरदर्शिता। कौन सा दोष होगा? जरा दूरदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो ये होता है दूरदृष्टि दोष। असमंजन क्षमता कम हो जाने से जो होती है उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। इन सारे क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन का अगर आप डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। शाम तक ये सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं अगर पसंद आया है तो आगे वाली जो वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ये क्वेश्चन अगर आपको PDF के रूप में चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा EBP इंस्टीट्यूट, वहाँ पर डे ये क्वेश्चन PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, और आप इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने के पीछे मुझे बहुत मेहनत करनी हुई है। ठीक है, और ये है आपके ऑफलाइन वाला आंसर शीट, तो आपने आंसर शीट में मिला लीजिए। आपका जितना ही मार्क्स आता है उस मार्क्स को आप लिख दीजिए यहाँ पर, इतना मार्क्स आया। धीरे धीरे आपको मार्क्स में क्या करना है? ग्रो करना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।